हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेशमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का जो 9th की एनसीईआरटी बुक है भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1, उसके यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति। उसके क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? जो फ्रांसीसी क्रांति थी किन परिस्थितियों में? वैसे तो बच्चों मैंने चैप्टर में जब भी चैप्टर आपको रीड करा है तो चैप्टर के साथ साथ सारे जो हाईलाइटेड पार्ट थे उनमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको देने की कोशिश की है। फिर भी अलग से मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दी है ताकि जिसने वो वीडियो अगर ध्यान से नहीं सुनी है तो इस वीडियो से आप अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो और आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी बन सकती है। तो क्या कारण थे? जो सामाजिक कारण थे, फर्स्ट है 18वीं शताब्दी में, जो 18वीं शताब्दी थी 18th सेंचुरी, उसमें फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। ये 3 वर्ग मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के अंग थे। राजा, चर्च और सामंत तीनों तीसरे एस्टेट का शोषण करते थे। पहले में कौन था? चर्च, दूसरे में राजा और जो सामंत थे वो थे। ये तीनों ही मिलके क्या करते थे? तीसरे एस्टेट मतलब जो जनसाधारण का जो वर्ग था उसको क्या कहते थे? तीसरा एस्टेट। उसका शोषण करते थे, उसको टॉर्चर करते थे। केवल तीसरे एस्टेट के लोग जो जनसाधारण लोग थे वही सभी प्रकार के कर अदा करते थे। तीसरे एस्टेट के लोगों में क्रोध था इसके प्रति, मतलब उनके मन में आक्रोश था। अब जो ये तो था हमारा सामाजिक कारण, भाई अलग मतलब भेदभाव किया जाता था, 3 वर्गों में बटा हुआ था। और जो प्रथम और जो द्वितीय वर्ग के लोग थे वो तीसरे एस्टेट के लोगों का शोषण करते थे, सारे टैक्स उन्हीं को देने पड़ते थे। इससे जो जनसाधारण था उनमें काफ़ी क्रोध था, गुस्सा था। अब आ गए राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण, पॉलिटिक्स जो रीजन्स थे वो क्या थे? जो सम्राट लुई 16 था उसकी नीतियाँ जन विरोधी थी। नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए बुलाई गई एस्टेट जनरल की सभा में सम्राट के तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा मांगी गई इस प्रस्ताव की प्रत्येक वर्ग की बजाय सभा में उपस्थित प्रत्येक सदस्य द्वारा मतदान कराया जाए को नहीं माना। मतलब सभी जो जनसाधारण थी तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग की, ये मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया उसमें बताया था, तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई कि जो सभा में जितने भी सदस्य हैं सबके द्वारा वोटिंग कराई जाए, तो उसने उसको नहीं माना। तब ये जो प्रतिनिधि थे खुद को संपूर्ण फ्रांस का प्रवक्ता मानते हुए अपने आप को नेशनल जो असेंबली थे वो घोषित कर दिया। मतलब इन जो प्रतिनिधि थे तीसरे एस्टेट के, इन्होंने सभा को बीच में ही छोड़कर ये बाहर आ गए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर दिया। और सम्राट की जो शक्तियां थी उनको कम करने के लिए एक नए संविधान तैयार करने की उन्होंने शपथ ली। ये थे हमारे राजनीतिक कारण। अब है आर्थिक कारण, क्योंकि कोई भी जब क्रांति आती है, कोई भी कुछ होता है तो उसके अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो हम 2 कारण पढ़ चुके हैं, सामाजिक और राजनीतिक। अब है हमारे आर्थिक कारण। तो जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था थी बहुत ही बुरी दशा में थी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब लुई 16 राज पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, तो उस टाइम जो राजकोष था, खजाना था, वो पूरी तरह से खाली था। तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी दशा में थी। युद्ध और राजमहल के खर्चों ने राजकोष खाली कर दिया था। इस कारण तीसरे एस्टेट के लोगों पर भारी कर लगाए जा रहे थे और इस कमी को कहाँ से पूरा कर रहे थे? तीसरे एस्टेट जो पहले ही बेचारे गरीब थे, पहले ही रोजी रोटी का जिनके लिए संकट था, उनके ऊपर और ज़्यादा टैक्स लाद दिए गए, जिस कारण आम जनता में सम्राट के प्रति घृणा और आक्रोश बढ़ गया। और जो मध्य वर्ग एवं दार्शनिकों की क्या भूमिका रही? जो एक नया वर्ग, जो शिक्षित वर्ग, मतलब तीसरा जो एस्टेट था, उसमें से कुछ लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो थोड़ा सा बढ़ाया और इस तरह के नए वर्ग का उदय हुआ जिसको कहा गया मध्य वर्ग। और कुछ दार्शनिक थे जैसे रूसो वगैरह, जो लोग ये मॉन्टेस्क्यू, ये सामने आए और उन्होंने भी अपने विचारधारा से लोगों को प्रभावित किया। तो शिक्षा के प्रसार से अनेक बुद्धिजीवी और विचारकों ने आम जनता की कठिनाइयों को समझते हुए समाधान ढूंढने का प्रयास किया। रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने जनसाधारण के विरोध का समर्थन किया। अब ये भी जनसाधारण, जो जनता विरोध कर रही थी सरकार की नीतियों का, ये भी उनके साथ हो गए, जनता के सपोर्ट में आ गए ये। और समानता एवं स्वतंत्रता के विचार पर आधारित समाज की कल्पना की। इन्होंने भी इमेजिन किया कि ऐसा ही समाज, ऐसा जनता चाहती है, ऐसा ही समाज होना चाहिए। इन्होंने भी जनता का सपोर्ट किया। तो जो तत्कालीन कारण, किसी भी क्रांति का, किसी भी युद्ध का एक तत्कालीन कारण होता है, जो उसका मतलब मेन कारण होता है, उसको बोलते हैं बच्चों तत्कालीन कारण। खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण आम जनता भूख से मरने लगी। एक तरफ तो टैक्स बढ़ा दिए, ऊपर से जो खाद्यान्न थे, खाने पाव रोटी वगैरह थी इनकी, उसकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई, तो जनता भूख से मरने लगी। गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है जो पक्की फसलों को नष्ट कर देंगे।
मतलब जो खेतों में जो फसल है, ये अफवाह फैल गई गांव वालों में कि जो जमींदार उन्होंने डाकुओं गुंडों को बुला लिया है ताकि वो पक्की फसलों को नष्ट कर देंगे। पेरिस नगर में भी अफवाह थी कि सम्राट सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। एक अफवाह ये फैल गई कि सम्राट ने भी जनता पर गोलियां चलवाने के लिए सेना को बुला लिया है। तो कुल मिला के जनता में हर तरह से आक्रोश फैल गया। सभी स्थानों पर आतंक का माहौल था, जिस कारण 14 जुलाई 1789 के दिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और क्रांति की शुरुआत हुई। अब हमारा क्वेश्चन सेकंड है बच्चों, इस पे ये फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? तो आंसर है हमारा फ्रांसीसी समाज में तीसरे एस्टेट के लोगों को क्रांति का फायदा मिला, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे वो तो पहले ही अच्छे थे। तो ये क्रांति किसने की? तीसरे एस्टेट ने। जो क्रांति करेगा ऑब्वियसली फ़ायदा भी उसी को होगा। इसमें किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर, नौकर आदि लोग शामिल थे, जिन्हें क्रांति से पूर्व सभी तरह के कर देने होते थे तथा इन्हें प्रथम और द्वितीय एस्टेट के द्वारा शोषण का शिकार होना पड़ता था। क्रांति के बाद इन लोगों को समाज में समानता और अन्य अधिकार मिले। और जो प्रथम एस्टेट थे पादरी वर्ग, चर्च के लोग, और द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग के जो लोग थे, सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। इन्हें कई विशेषाधिकार जन्म से ही प्राप्त थे, जो क्रांति के बाद अब समाप्त हो गए। तो नुकसान किसको हुआ? प्रथम और सेकंड एस्टेट को। निसंदेह प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोगों को क्रांति के नतीजों से निराशा हुई होगी, क्योंकि इनके सभी विशेषाधिकार छीन लिए गए। अब इनका जो बर्थ राइट था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो इनसे छीन लिया गया। साथ ही चर्च के स्वामित्व वाली भूमि भवन भी जब्त कर ली गई। अब चर्च जो सबका मालिक बना बैठा था, उनके स्वामित्व वाली भूमि भी छीन ली गई। और हमने चैप्टर में पढ़ा थी कि उस जगह सरकारी ऑफिस बना दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? ये बच्चों हमने जब चैप्टर रीड कराया तभी मैंने पढ़ाया था कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे, क्योंकि आइडियल्स क्या थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और ये आम जनता के दिलों में पूरी तरह से समा गए थे, और सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकल बाकी यूरोप में फैले और वहाँ भी सामंती व्यवस्था का नाश हो गया। औपनिवेशिक समाज थे, जैसा मैंने बताया था आपको जब चैप्टर रीड किया कि औपनिवेशिक का मतलब जहाँ पे दूसरे देशों का अधिकार होता है। जब कोई देश कमजोर देश पर अधिकार करके उसके साधनों को अपने हित के लिए प्रयोग करता है, अपने स्वार्थों के लिए प्रयोग करता है, तो उसको बोलते हैं औपनिवेशिक शासन। तो जो औपनिवेशिक समाज से जैसे हमारा इंडिया था, वहाँ पे संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की परिकल्पना की गई। मतलब हमारे जैसे देशों में भी लोगों के मन में ये आई कि जब फ्रांस में क्रांति द्वारा लोग अपने अधिकार ले सकते हैं, तो हम इन विदेशियों को क्यों नहीं भगा सकते। और जो टीपू सुल्तान जैसे पावरफुल राजा और राजा राम मोहन राय जैसे क्रांतिकारी थे हमारे समाज में, उनको भी कहाँ से प्रेरणा मिली? उनके विचारों को आग कहाँ से मिली? फ्रांसीसी क्रांति से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। तो आज हम जो स्वतंत्रता, समानता हमारे संविधान में जो जिनकी हम बातें करते हैं, कहाँ से मिले? हमें फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। लगभग सभी देशों में फिर ये इन चीज़ों की मांग की गई और लोगों को ये अधिकार दिए गए। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। इस आधार पर हमारे संविधान द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार क्या होता है बच्चों? कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, धर्म, जाति आदि के नाम पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हमें देश के किसी भी भाग में आने जाने की पूरी स्वतंत्रता, अपने विचारों की व्यक्ति की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक हम भाषण दे सकते हैं, लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, लोगों को शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार का मतलब है बच्चों, हम मतलब किसी भी शैक्षिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, अपने कल्चर की रक्षा कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि हमें कोई भी धर्म अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। यह शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के खिलाफ मतलब शोषण के खिलाफ अधिकार ये है 14 साल से कम के बच्चों को अगर काम पर लगाया जाता है तो वो कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, राज्य द्वारा हनन किया जाता है, तो वो जो देश का सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जा सकता है, वहाँ पे अपनी अपील कर सकता है। तो ये सारे जो अधिकार हैं जिन्हें हम आज जिनका फ़ायदा आज हम ले रहे हैं, ये किसकी देन है? इनका विचार कहाँ से आया? फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना
अंतर्विरोध थे। नाना मतलब अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के अंतर्विरोध थे। क्या इस बात से सहमत हैं? हाँ, निश्चित रूप से जो सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में कई प्रकार के अंतर्विरोध थे। क्या था? फ्रांसीसी समाज में महिलाएं शुरू से ही अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। किंतु महिलाएं इस बात से निराश हुई कि जो 1791 में संविधान आया, जो नेशनल असेंबली ने एक नया संविधान बनाया, उसमें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। उन्होंने भी क्या किया, जो 25 वर्ष से अधिक की उम्र के आदमी थे, जेंट्स होने चाहिए, और ऊपर से वो 3 दिन की जो अपना वेतन है वो कर के रूप में चुकाते हो, तभी उन्हें वोटिंग का अधिकार था। बाकी जो लोग थे उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया, तो औरतें भी इसी कैटेगरी में आती। तो ये अंतर्विरोध मतलब अंदर ही अंदर जो विरोध थे। हालांकि क्रांति के बाद कुछ फ़ायदा हुआ तीसरे स्टेट को, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अंतर्विरोध थे, आंतरिक जो मतभेद थे वो। थर्ड है, गणतंत्र की स्थापना के बाद भी 1792 के संविधान में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं मिला। मताधिकार के लिए इनका आंदोलन 20वीं सदी तक जारी रहा। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 1791 के संविधान में गरीब पुरुष को भी मताधिकार से वंचित किया गया। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उसके लिए 3 दिन का जो वेतन था वो टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता था, तभी उसको मताधिकार मिल पाता था। तो इसलिए ये जो पुरुष थे जिनको मताधिकार से वंचित किया गया, ये भी नाराज थे। ये भी इनके अंदर भी एक अंदर ही विरोध चल रहा था। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा, पुनः डायरेक्टरी शासन के दौरान भी फिर से जब ये जो नेशनल असेंबली थी, इसका जब शासन खत्म हुआ, फिर डायरेक्टरी शासन आता है, जो जैकोबियन क्लब है उसका शासन आया, तो उसके दौरान भी गरीब पुरुषों से ये अधिकार छीन लिया गया। मतलब उस टाइम भी जो गरीब थे उनको कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए। इस प्रकार इन अधिकारों के संदेश में अंतर्विरोध थे। भले ही कुछ अधिकार मिल गए, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोगों को, जो मेन आम जनता थी, उसको ज़्यादा अधिकार नहीं मिले। अभी भी जो तीसरे स्टेट में जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, उन्हीं को इन अधिकारों का फ़ायदा मिला। तो ये अंतर्विरोध थे उस टाइम। क्वेश्चन सी का, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? ये जब मैंने चैप्टर रीड किया तभी भी आपको बिल्कुल इजीली समझा है। तो ये डायरेक्टरी की जो राजनीति थी, अस्थिरता थी, उसके कारण मतलब वो भी डगमग होने लगी। 1804 में तो नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। वो जब अस्थिरता आई, डगमग होने लगी, तो नेपोलियन ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। अपने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की उसने। दूसरे जो यूरोपीय देश थे, कंट्रीज थे, उन पर विजय पताका लहरानी शुरू कर दी। और जब वो उसके अंडर में आ गए तो उसने वहाँ के राजवंशों को हटाया और उस पर अपने खानदान के लोगों की जो उसकी उन शासन की जो बागडोर थी, उसने अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। थर्ड पॉइंट है, नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। और नेक्स्ट पॉइंट है, उसने निजी संपत्ति सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। नेक्स्ट है, शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था। मतलब ये लगता था कि भाई ये कुछ जो चेंजेज हैं, अमूल चेंजेज हैं, ये करेगा। लेकिन जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर धीरे धीरे जनता के समझ में आने लगा कि उसकी सेनाएं हमलावर ज़्यादा हैं और सुधारकारी जो कम है। मतलब सुधार की जो एक्सपेक्टेशन थी वो जनता की ख़त्म हो गई और उसकी सेना भी जो जनता को वो लुटेरों जैसी लगने लगी। तो फलस्वरूप 1850 में वाटरलू में उसकी हार हो गई। तो बच्चों, ये थे हमारे फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। इसकी जो लेसन की एक्सप्लेनेशन है उसकी ऑलरेडी 6 वीडियोस में आपको डाल चुकी हूँ, प्रोवाइड करा चुकी हूँ। और उन सभी वीडियोस का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी वीडियोस सुन सकते हैं ताकि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो बच्चों, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया, तो एक लाइक तो बनता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।